हेलो बेटा, मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलो, अच्छी बात है। चलो, अब बात करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपके कमेंट्स लगा लूँ एक बार। चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी कैसे हैं, जल्दी से बता दीजिए। हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी हम सॉल्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लवण के बारे में पढ़ रहे थे, नमक के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है, हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ चुके थे। और मैं भी ठीक हूँ। और अब हम पढ़ने वाले Na2CO3.NH2। वो क्या ये हो चुका था? इसे हम वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहते हैं। ये हो गया था, कहाँ तक हो गया था लास्ट, मुझे ये बता दो। मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे शायद मैंने वो करवाना शुरू कर दिया था आपसे। कहाँ तक हो गया था बताइए जल्दी से। कहाँ तक लास्ट क्या हुआ था? क्योंकि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, तो इसलिए हुआ ये कि मैं ट्रैफिक वगैरह घूम घूम के हाइड्रोजन गैस वगैरह, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं वो करवा रहा था। लास्ट क्या हुआ था मुझे बस ये बता दो, ताकि मुझे माइंड में आ जाए कि अब क्या करना है। लास्ट क्या पढ़ा था? CaO Cl2 हो गया था। ठीक है, तो फिर बचा अपना सिर्फ एक ही है। हमें पढ़ना है अब किसके बारे में? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसे सामान्यतः आप क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, इसे आप फिटकरी कहते हैं। आप पोटाश एलम कहते हैं। इसे आप पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी इसे कहते हैं। फिटकरी की बात करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तक हो गया था, ओके। है ना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं भाई साहब? एक तो मेडिसिन सेक्टर में किया जाता है, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का में। नाई की दुकानों पे रखा होता था पहले, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए इसका बहुत उपयोग करते थे। पानी के उपचार में, पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट में, मेडिसिन, औषधि वगैरह में। क्योंकि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, तो इनडायरेक्ट रूप से मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है।
तो दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। तो ये K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 जिसे हम क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं, पोटाश एलम कहते हैं। यहां तक हमने चीजों को देखा। अब बात करते हैं, हमने एक चीज देखी कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सारे के सारे धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, उभयधर्मी प्रवृत्ति रखते हैं, इस तरह का गुण रखते हैं। तो ये इस तरह से पाए जाते हैं दोस्त, याद रखना। ये कंप्लीट हो गया आपका, यहां पर इतनी चीजें आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई। अब जो बेस बनते हैं वहां से कुछ प्रश्न बनते हैं, सॉरी, जो सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं, इनसे कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की क्रिया कराते हैं, प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं, तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। उदासीन लवण बनेगा, और साथ में पानी तो वही वही रहेगा। तो जब भी आप किसी प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं तो ये कंडीशन होगी। या फिर आप वीक एसिड की क्रिया वीक बेस के साथ करवाएंगे, दुर्बल क्षार की क्रिया दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराएंगे। तब भी सेम चीज होगी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, मतलब उसका पीएच मान 7 होगा, उदासीन लवण होगा, और साथ में यहां पर जल बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर एक में से कोई भी स्ट्रॉन्ग रहा, ये देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्रिया वीक बेस के साथ कराई, या फिर वीक एसिड की क्रिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराई, प्रबल अम्ल की क्रिया जब दुर्बल क्षार के साथ होगी, या फिर दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करोगे, तो ऐसी कंडीशन में पहले वाले में जो बनेगा वो एसिटिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड था, साथ में पानी, अम्लीय लवण बनेगा। और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस था, तो याद रखना बेस सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, मतलब क्षारीय लवण बनेगा यहां पर। तो ये प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं आपकी कि ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है। एक लड़का है पूनमचंद पुनूद करके कोई, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस बेटा वॉइस क्लियर है आपकी यहां से, ठीक है। यहाँ हमारे माइक में कोई ऑप्शन नहीं होता बंद चालू करने का, और 1.5 किलोमीटर का आप मत लिखिए, ठीक है।
तो जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब भी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो भैया फिर देख लीजिएगा आप लोग। अब यहां देखिएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जब भी वीक एसिड की क्रिया वीक बेस के साथ करते हैं तब भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्रिया वीक बेस के साथ करते हैं, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की, तो अम्लीय लवण बनता है। दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए क्षारीय लवण बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहां पर क्या करते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब जब हम बात करते हैं इतनी चीजों को पढ़ने के बाद कि सर ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब यहां से कुछ अदर पॉइंट्स अब थोड़े से एक्स्ट्रा शुरू हो जाते हैं, अन्य बिंदु, अदर पॉइंट, और ये सारे आपको अच्छे से देखने हैं। अदर पॉइंट्स में पहला है ना, आज इसका अंतिम टॉपिक है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर। यह प्रश्न आता है कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ होती है तो क्या होता है। तो याद रखना सबसे मेन चीज, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती, उत्पन्न होती। जैसे कि सोडियम की क्रिया मैं HCl के साथ कराऊं, 2HCl 2Na, तो यहां पर बनेगा 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी यहां से निकलेगी। तो जब भी कोई मेटल अर्थात धातु किसी अम्ल के साथ, किसी एसिड के साथ क्रिया करे तो सॉल्ट के साथ, लवण के साथ, तो याद रखिएगा 100% क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कई बार पूछा जाता है, तो दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बोलते हैं भाई, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड से कराने पर क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, अगर ये प्रोसेस होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर, लवण और जल बनता है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, जब ये प्रोसेस होगी तो यहां पर आपका सॉल्ट बनेगा साथ में वाटर। सर कैसे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी क्रिया NaOH के साथ कराता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो यहां पर NaCl बन गया आपका और पानी बन गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन लैंग्वेज बदल गई है, यहाँ भाषा बदल गई है। तो जब भी कोई धातु का ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, दोस्त याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल AWTPO के लिए भी लेना तो ये चीज ध्यान रखना। तो अम्ल की क्रिया जब भी किसके साथ कराई जाती है, धातु के ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तो क्या उत्पन्न होगा, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, अम्ल को गर्म करने पर क्या होगा।
जब हम एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो अपने हाइड्रोजन आयन इजीली रिलीज करता है, तो इंक्रीज एसिटिक नेचर, याद रखिएगा अम्लीय गुण बढ़ेगा। किसी अम्ल को गर्म करने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। इंक्रीज एसिटिक नेचर। किसी भी अम्ल को गर्म करने पर क्या होता है, तो दोस्त याद रखिएगा उसका अम्लीय गुण बढ़ता है। कभी प्रश्न पूछे कि अम्ल को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो उसका एसिटिक नेचर बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब बहुत सी बार आपको ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए पीएच स्केल, अब पीएच स्केल में ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वीक एसिड कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है। ठीक है, पीएच स्केल में आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है। अब बहुत सी बार इसमें समस्या ये होती है कि जैसे हम लगभग एक एवरेज पढ़ा देते हैं 3.5 से कम वाले दुर्बल, लेकिन ऑप्शन कभी मान लीजिए वो ऐसा दे दे 3.5, दूसरा 3.6, 3.7 या 3.8। अब इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, तो भाई इनमें सबसे कम पीएच किसका है 3.5। तो जितना कम पीएच होता है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड या तो आप पीएच 0 बोल दो क्योंकि स्केल वहीं से शुरू होती है, तो जो 0 के निकट होता है ना, पीएच 0 हो या इसके निकट हो, 0 और नियर बाय 0, 0 हो या 0 के पास हो, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं दूसरा, है ना, कि H प्लस आयन इजीली देता हो। ठीक है, दुर्बल क्षार क्या होता है, ये H प्लस आयन, क्षार नहीं अम्ल, दुर्बलम H प्लस आयन सरलता से नहीं देता, that do not give H plus ion easily। और pH नियर बाय 7 के आसपास जिनका pH हो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, pH 14 और नियर बाय 14, pH 7 से कम हो और उसके आसपास हो। ठीक है, pH 14 या उसके पास जिसका होता है, अब 14 से ज्यादा तो हो नहीं सकता तो कम ही होगा, इजीली डोनेट OH नेगेटिव आयन, सरलता से OH नेगेटिव आयंस देते हैं। दुर्बल क्या होते हैं, pH 7 से अधिक,
होगा। और सरलता से OH नेगेटिव आयन नहीं देते। तो सरलता से OH नेगेटिव आयन भी नहीं देते। ठीक है। तो भाई प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल क्षार हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, तो यहाँ बेस हो जाएंगे आपके। तो दोस्त याद रखिएगा, प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच 0 होता है या उसके आसपास होता है, ये पानी के अंदर इजीली क्या दे देते हैं दोस्त, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत ही याद रखिएगा चर्चित हैं। अब वो किस तरह की परिभाषाएं हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? तो अकॉर्डिंग टू आर्नियस, है ना, एसिड क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, है ना, एसिड क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू लुइस, है ना, ये क्या होते हैं? तो भाई ये चीजें हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, संभावनाएं हैं इनकी। चलो बढ़े आगे। वेरी गुड। कितने हो गए? 4 पॉइंट्स। 5। आर्हीनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इन एक्वाटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन में, इन एक्वाटिक सॉल्यूशन जलीय विलयन में जो क्या देते हैं? H प्लस आयन दे, गिवन H प्लस आयन, गिवन OH नेगेटिव आयंस। जो OH आयन देता है, तो आर्हीनियस ने तो बस इतना कहा कि अम्ल वो होता है जो पानी के अंदर डालोगे तो H प्लस आयन दे दे तो वो एसिड होगा, वो अम्ल होगा। तो सर बेस क्या होंगे? कि जो OH नेगेटिव आयन दे दे वो बेस होते हैं, वो क्षार होते हैं। तो ये H और OH आयन जो पढ़ते हैं ना अपन डेफिनेशन में, तो वो क्या होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। अगर आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो पानी के अंदर घुलने पर H प्लस आयन दे दे वो हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। जो OH नेगेटिव आयन दे दे वो क्या होते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए, है ना, प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे कि इन एक्वाटिक सॉल्यूशन आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या है, तो वही ऑप्शन में रहेगा जो पानी के अंदर H प्लस आयन दे, है ना, OH आयन दे। इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो H प्लस आयन देने वाले आपके क्या होते हैं? एसिड होते हैं। OH नेगेटिव आयन देने वाले क्या होते हैं? बेस होते हैं। ओके। नंबर 6, इसी तरह से एक साइंटिस्ट और हुए, है ना, एक नहीं दो हुए थे, इनका नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, है ना। इनने क्या कह दिया ऐसा? तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? तो इन्होंने एसिड और बेस की ऐसी नहीं कि कोई बहुत खतरनाक परिभाषा दी है। अम्ल क्या है और क्षार क्या है, बेस क्या है? तो एसिड या अम्ल जो होते हैं वो क्या होता है? ये कहते हैं कि अम्ल प्रोटॉन देते हैं, एसिड गिवन प्रोटॉन, तो याद रखिएगा ये प्रोटॉन देते हैं।
और अगर ये प्रोटॉन दे रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब धनायन हो गया। और बेस जो होते हैं एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो जो प्रोटॉन ग्रहण कर ले मतलब नेगेटिव कर्जा लेता है, उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको दोस्त याद रखिएगा। डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ानी चाहिए थी बेटा। होता क्या है कि डेफिनेशन नहीं है एक्चुअल में, कभी भी नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर हम इन्हें नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में अगर पढ़ा देते हैं ना कि वो होते हैं जो ये करते हैं वो करते हैं, तो शायद आपको समझ नहीं आते हैं। तो एक चीज जब बेस क्लियर हो जाता है ना, तो ये सर पूरा लिखो अधूरा मत लिखो, ये चीज है। अब यहाँ जब हम ये छोटा लिखते हैं ना, तो पता है क्या होता है ना, छोटा लिखते हैं मतलब ये कि वही चीजें। अब आपको यहाँ से कितनी चीज हो गई कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, जो पानी के अंदर H प्लस आयन देते हैं। नहीं तो आपको 3-4 लाइन लिखना पड़ता, तो भी उस लाइन में से प्रश्न क्या बनता है समझ में नहीं आता। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार जब पानी के अंदर अम्ल को मिलाया जाता है, तब वह H प्लस आयन को है ना मुक्त करता है। H प्लस आयन मुक्त करने की इस अवस्था से हमें पता चलता है कि वह अम्ल होता है। अब भाई साहब आधा पेज की रामायण लिख रहे, इतनी 3 लाइनें 4 लाइनें इंग्लिश की, तो पूरा बोर्ड भर जाता। इसलिए हम इन चीजों को शॉर्ट कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं और हम इन्हें एंड में पढ़ा दें। चलिए, वेरी गुड। लुइस के अनुसार इनने फिर अलग कहानी बनाई अपनी। लुइस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, याद रख लोगे तो खेल ही खत्म है। लुइस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, लुइस के अनुसार अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही जोड़ा लेते हैं, अगर लेंगे तो जोड़ा, और जोड़े से ही उनका काम होगा, तो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर दे वो दाता कहलाता है। तो दोस्त याद रखिएगा, जो ग्रहण कर ले, ठीक है, वो अम्ल कहलाता है। दाता वाला क्षार हो गया, ग्रहण कर, पूरा पेयर जाना चाहिए। एक सिंगल की बात करोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव एसिड ही होगा। यहाँ पेयर की बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ा दान कौन कर दे, याद रखिएगा। तो ऐसा देखो, बेस के अंदर इसलिए होता है, क्षार के अंदर इसलिए हो जाता है क्योंकि धातु के ऑक्साइड्स हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो वो जोड़ा दान करने की क्षमता को रख सकते हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भैया सीधी सी बात है अपना जोड़ा कंप्लीट करती है। तो कंप्लीट करती है तो वो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि वो एसिड प्रवृत्ति की ओर जाएगी। वेरी गुड। आज आपका एसिड बेस और ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक होगा वो मानव जीवन में रसायन होगा, ह्यूमन लाइफ में केमिस्ट्री होगा, ठीक है। उसमें मुझे पीपीटी का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, पीपीटी का उपयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो आपको समझाने के लिए मुझे हर एक में, मतलब ये समझ लिए हर तीसरी चीज में मुझे डायग्राम दिखाना पड़ता है ना। तो कल ये मत बोलना सर डायग्राम, क्योंकि मजा नहीं आएगा। जैसे कि कहीं पर एसिटिक रेन गिर रही है, चुहा मारने की दवा है, बल्ब है, ये है वो है, तो उसमें जितने डायग्राम होते हैं ना, वो मेमोरी उतनी अच्छी होती है, उतनी क्लियर होती है। तो कल की जो क्लास होगी आपकी वो है ना मतलब पीपीटी पे बेस्ड होगी, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम बहुत सारे होते हैं।
तो मानव जीवन में रसायन, ह्यूमन लाइफ के अंदर केमिस्ट्री, क्योंकि वो पार्ट आपका 60% डायग्राम से समझना, मतलब वो डायग्राम काम के नहीं है, लेकिन हमने उन चीजों को देखा नहीं होता बहुत सी बार। तो दोस्त याद रखिएगा, हम उनकी बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम कल पढ़ेंगे मानव जीवन में रसायन, है ना। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त क्या, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर आपका एक टॉपिक बचेगा पीरियोडिक टेबल और एक फार्मूले वाले। तो ये 4-5 टॉपिक आपके ड्यू हैं। केमिकल रिएक्शन 5-6 टॉपिक, 15 तारीख तक मैं आपका सिलेबस पूरा करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद AWTP वाले जो बच्चे हैं, आपका सिलेबस जो बचा हुआ है, ये तो आपको लेनी ही है क्लास, ये मत सोचना कि ये हमें नहीं लेना, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो मैं अलग से करवाऊंगा। साबुन अपमार्जक नहीं कराओगे बेटा, साबुन आप मानव जीवन में रसायन में नहीं आता। आप या तो आप में जीवन नहीं है, आपके जीवन में रसायन नहीं है, इसलिए आप साबुन के अलग से बात कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पे ये कंप्लीट हो गया आज अपना, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे अब मानव जीवन में रसायन।